जय माता की मित्रों, भगवती का सेवक हूँ, इसीलिए नमस्कार की जगह आज से जय माता की ही कहूँगा। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक फ़ोटो है 2018 का। इंडिया टुडे में फ्रंट पेज पे उनकी एक फ़ोटो छपी हुई है, वो मैं दिखा रहा हूँ। ज़रा इस फोटो को आप ध्यान से देखें। इंडिया टुडे में है, ये मैगजीन 2018 का ये मैगजीन है, 14 फरवरी का। इस मैगजीन के अंदर आप देख रहे हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी एक फावड़ा कंधे पे रख के फोटो खिंचा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में एक और दिखा रहा हूं आपको, श्री नरेंद्र मोदी जी की ही इसी में। इसमें आपको देखें तो ट्रैक्टर चला रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी और हाथ के अंदर गेहूं का कुछ शीश दिखा रहे हैं। तो ये सवाल है कि श्री नरेंद्र मोदी जी अब किसान का बेटा कब से हो गए और अपनी लाइफ के अंदर इन्होंने खेती कब की। श्री नरेंद्र मोदी जी एक टीवी इंटरव्यू पे कहते हैं कि मैं 35 साल भीख मांगा हूं। दूसरे टीवी इंटरव्यू में कहते हैं कि मैंने 40 साल भिक्षा मांग के खाया है। उसके बाद ये अपने आप को चाय वाले का बेटा कहते हैं कि मैं चाय वाले का बेटा हूं। मेरे पिताजी चाय प्लेटफॉर्म पे बेचते थे तो मैं चाय लेकर ट्रेन में चाय 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 चिल्लाया करता था। ये सब बातें तो मान लेते हैं, लेकिन मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं 35-40 साल हल भी चलाया हूं, किसान की खेती भी किया हूं। ये थोड़ा सा प्रश्न है मेरा अंधे भक्तों से ज्यादा, जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। कभी वो सही चीज उनको पसंद नहीं आती, सही बात उनको हजम नहीं होती। तो मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। अब ये बताओ कि इन्होंने खेती किस जमाने में की, 40 साल इन्होंने भीख कब मांगा, तो इन्होंने 12वीं की परीक्षा कब दी। फिर थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि अमित शाह जी ने उनकी डिग्री दी, बीए की डिग्री, एमए की डिग्री। सोचने की बात है प्रिय मित्रों के जो व्यक्ति 35 या 40 साल भीख मांग के खाया, वो पढ़ाई कब किया। पढ़ाई किया तो अपने बाप की चाय की दुकान पे कब गया। हिमालय पर्वत पे एक प्रधानमंत्री बने थे तो इनका एक जीवनी आया था। हिमालय पर्वत के ऊपर ये तपस्या करने कब चले गए श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, और जब वहां चले गए तो आरएसएस के दफ्तर में झाड़ू कब ये लगाते थे। बहुत सारे प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न करता हूं तो भक्तों को मिर्ची लगती है। अब लगती है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं कि यदि वो सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते हैं तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आज के टाइम के अंदर यदि दुनिया में कोई सबसे मुश्किल काम है तो सच बोलना है और उसको सच को समझना और उसको स्वीकार करना, ये एक उससे भी बड़ा काम है। जो अंधभक्त को कभी सच्चाई नहीं सुनना चाहते, कभी सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते हैं। देश के हालात किस बुरे दौर से गुजर रहा है ये हम सब देख रहे हैं। फिर से लॉकडाउन होने की बात हो रही है। चलिए करिए, अच्छी बात है, क्योंकि महामारी फैलाया है तो इतनी आसानी से तो कंट्रोल होगा नहीं। ये इसमें भी कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, मैं एक बात याद दिला रहा हूं आपको, पिछले लॉकडाउन से पहले मैंने जो भी वीडियो बनाए हैं
वो वीडियो उतना वायरल नहीं हुए, लेकिन श्रीमान नरेंद्र मोदी के विषय में मैं शुरू से कह रहा हूं, ये देश कोई बच्चों का खेल नहीं है, खिलौना नहीं है। ये 130-32 करोड़ जनसंख्या का ये भारत देश है। इसको चलाने के लिए बहुत बड़े माथा की जरूरत होती है। 132 करोड़ लगभग पॉपुलेशन है भारत के अंदर। इसको चलाने के लिए बहुत संयम, बहुत धैर्य और बड़े बड़े विद्वान जानकार व्यक्तियों की राय मशवरा लेके एक एक कदम तब देश समाज चलता है। ये बच्चे की तरह आए 8 बजे रात को टीवी चैनल के ऊपर और बोल दिए कि आज से हम नोट बंद कर रहे हैं, न सोचा न समझा। इसे ही कहते हैं अनाड़ी का खेलना और खेल का सत्यानाश। नरेंद्र मोदी एक अनाड़ी प्रधानमंत्री है, खिलाड़ी नहीं है। वो भाषणों का धनी है, झूठ बोलने का धनी है, जनता को मूर्ख बनाने का धनी है। ये काबिलियत नरेंद्र मोदी के अंदर है, लेकिन काबिलियत 100 में 100% नहीं है। क्योंकि जब ये गुजरात ही चला रहे थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो आप सबको याद होगा जब ये मुख्यमंत्री बने तो गुजरात में भयंकर भूकंप आया, क्योंकि कुदरत ने इशारा दे दिया कि जो गद्दी पे बैठा है आने वाले समय के लिए देश के लिए एक सर्वनाश करने वाला व्यक्ति है। अभी भी जनता आप संभल जाओ। और उससे भी हमारे देश की जनता ने सबक नहीं लिया जब गुजरात के अंदर 2002 में गुजरात में दंगे कराए। महीनों भर दंगे चलते रहे, लेकिन ये महाशय दिल्ली अमित शाह और ये जश्न मनाते थे उन दंगाइयों के साथ। जैसा कि अभी आपने दिल्ली में देखा है ना कि कपिल मिश्रा और एक वो घटिया औरत 2 टके की, कैसे उसके अब शब्द हैं, उसका नाम लेना भी मैं अपनी जुबान पे उचित नहीं समझता हूं। है तो बिहार की एक कलंकनी जो बिहार के नारी का बदनाम करने में लगी हुई है। उसे मैं बिहार का एक धब्बा कहता हूं, बदनुमा दाग कहता हूं। वो अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है, देश में अशांति फैला देना चाहती है। कपिल मिश्रा जैसे उठाई गिरे नेता, इनकी बोलने की कोई शैली नहीं है। इस दल में गया तो इसका गुणगान किया, उस दल में गया तो उसका गुणगान किया। अरे भाई कपिल मिश्रा साहब, जो कोठे पे बैठी हुई होती है ना, उनका भी कुछ ईमान धर्म होता है, लेकिन नेताओं ने तो ऐसा अपना कैरेक्टर खत्म कर लिया है कि जनता का विश्वास ही नेताओं से उठता जा रहा है और उठ गया है। क्योंकि दुम हिलाना सीट पाने के लिए यह नेताओं की चाल चरित्र बन गया है। क्या क्या नहीं कहा अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के विषय में। आज उसका देखिए Y+ की सुरक्षा दे रही है। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि दिल्ली के दंगों का मास्टरमाइंड अमित शाह ने कपिल मिश्रा का नाम तक नहीं आने दिया। दुनिया जानती है, करोड़ों आदमियों ने वो वीडियो वायरल देखा है कि कपिल मिश्रा ने दंगा कराया, वो 2 टके की औरत ने दंगा कराया, लेकिन इनके नाम नहीं है। इसीलिए कहता हूं कि हिंदू मुसलमान की बीमारी फैला के भारतीय जनता पार्टी लोगों की लाश के ऊपर राजनीति करने का काम करती है। सत्ता प्राप्त करना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको बता दूं, सीट जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। और धनेश्वर महतो यदि सीट का लालची होता तो सन 2000 में भाजपा को अलविदा कह दिया था, सन 2020 साल पहले। क्योंकि मैं समझ गया था कि ये बीमारी है हिंदू मुसलमान की, ये गंदगी है, गंदगी। जब ये गंदगी फैलेगी तो पूरे देश को जला के राख कर देगी, जैसा इस नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस देश को जलाने का काम किया है और अभी तक जला रहे हैं। ये अभी भी सुधरे नहीं है, इनके विचार शुद्ध नहीं है, क्योंकि ये शुद्ध व्यक्ति ही नहीं है। तो शुद्ध चीजें इनके पास समझ से आएगी कहां?
उठाई गिरोह की एक टीम सी बनी हुई है। उठल्लू, जितने भारत के उठल्लू हैं ना, वो सारे भारतीय जनता पार्टी में सारे उठल्लुओं को इकट्ठा कर करके पूरे देश की ऐसी तैसी, आप एक से एक नेता का इनका बयान सुन लीजिए, ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे जो राजनीतिक के अंदर कतई शोभा नहीं देता। देश जलाने की, समाज जलाने की बात करते हैं ये लोग, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, और हिंदू के अंदर भी हिंदू को लड़वाने की बात करते हैं। ये हिंदू में भी भेदभाव पैदा करते हैं। अभी गरीब मजदूरों को ही देख लो ना, भाजपा के नेता ने कीड़ा मकोड़ा कहा, मुख्यमंत्री बोलते हैं उसके कि 75% गरीब आदमी कोरोना वायरस फैला रहे हैं। लेकिन ये उठाई गिरे नेता ये नहीं बोल रहे हैं कि भैया उठाई गिरे नेता हैं ये नहीं बोलते कि हम कोरोना वायरस को अपने माथा पे बिठा के, हवाई जहाज में बिठा के लाए हैं भारत देश के अंदर, वीआईपीओ को लाए हैं और हमने गरीबों में कोरोना वायरस फैलाया है। ये अपनी गलती कभी नहीं स्वीकार करते। तो ये सब चीजें हमें समझना पड़ेगा। कहां गया, मैं फिर पूछ रहा हूं, पीएम के फंड में कहां गया? पीएम के फंड में जितना चंदा आया, क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी हिसाब देते देश की जनता को? हर वीडियो में यह सवाल उठाता रहूंगा। देश की जनता को जानने का अधिकार है, एक एक नागरिक को जानने का अधिकार है कि पीएम केयर फंड, ये पीएम केयर जो मोदी जी का जो अकाउंट है उसके अंदर जो फंड दिया है लोगों ने, उसका हिसाब दे नरेंद्र मोदी। कहां गया वो पैसा? क्या राजस्थान की सरकार को गिराने के लिए वो पैसा इकट्ठा किया गया है, या बिहार में चुनाव में जैसे 150 करोड़ रुपए का रैली के अंदर अमित शाह ने खर्च किया, वो बेतहाशा पैसा लुटाने के लिए पैसा आपने खर्च किया है या इकट्ठा किया है? ये सब चीजों का सवाल का जवाब श्री नरेंद्र मोदी जी मांग रहा हूं, मांगता रहूंगा, और आपको देना पड़ेगा ये जवाब। नहीं देंगे तो जाएंगे सत्ता से बाहर। जनता बहुत जाग गई है, जनता समझ गई है। गरीब मजदूरों का मत लेके आप सत्ता में आए थे, और गरीब मजदूरों की ऐसी तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। जान रही है गरीब आदमी, देश की जनता जान रही है। आपकी राजनीतिक की पोल पट्टी सब खुल गई है। जुमलेबाजी से आप ज्यादा दिन किसी को ठग नहीं सकते हो। आपने जैसे जुमलेबाजी की तरह झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ भाषण में बोलते हो ना कि वो नेता देते हैं। दरअसल मोदी जी यदि कुछ बात विपक्ष के ऊपर कह रहे हो तो मैं पूरे देश की जनता को दावे से कह रहा हूं कि उस पे आप तर्क करोगे तो नरेंद्र मोदी जी का इशारा होता है कि मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार करने वाला हूं। अभी तक के 6 साल के इतिहास में जैसा देखने को मिला है मुझे। महंगाई की बात की तो महंगाई क्या कम कर दिया मोदी ने? अगर आज भारत सरकार ईमानदारी से 10% अगर सिर्फ ले मुनाफा 10%, तो आज भारत के अंदर कह रहा हूं 20 रुपए डीजल, 25 रुपए डीजल बिकेगा। आज जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत है उससे बता रहा हूं आपको, 130 रुपए, $130 में एक बैरल तेल था कांग्रेस के जमाने में, जब 70-74 रुपए तेल मिलता था। आज सिर्फ $30 है, सिर्फ $30 है, तब भी हम 70 रुपए तेल खरीद रहे हैं। कहां जा रहा है ये पैसा? सोचिए, आप समझिए। अगर मेरा तर्क या मेरे विचार आपको लगते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूं तो कोर्ट खुला हुआ है। अंधे भक्तों, मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। मैं आने के लिए तैयार हूं। खुली चुनौती देता हूं, सरकार को दे रहा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार को खुली चुनौती दे रहा हूं कि यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो अरेस्ट कराए, मुझे जेल भिजवाए, या आप जेल जाने के लिए आज नहीं तो कल मोदी जेल जाना है आपको। कितने दिन की रही है? एक गाना है ना, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो मोदी जी
देश के एक एक नागरिक का आपने दिल दुखाया है, एक एक नागरिक का, एक एक माता का, एक एक बहनों का, एक एक भाइयों का, एक एक गरीब मजदूरों का आपने दिल दुखाया है, उसकी हाय ली है। ये पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, सीताराम मित्रों, जय माँ भगवती, मैं जय माँ जगदम्बा, माँ भगवती, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गे हमारे देश की जनता पे, मासूम जनता पे माता अपनी कृपा बनाए रखना। जय हिंद।